नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप इनको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। उत्तीर्ण सीरीज का ये पार्ट है और डेली बेसिस पर इसमें जो है हम करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। चाहे प्रीवियस की वीडियोज उठा के देख लेना और प्रीवियस में जो पेपर हुए हैं उनको उठा के देख लेना, वहाँ से हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कितनी हेल्प जो है वो मिली है। आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिलती रहेगी। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द संगीता कलानिधि अवार्ड 2024। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है ये संगीता कलानिधि अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये संगीत कलानिधि अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? अभी देखिए, संगीत कलानिधि अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है आपको पता होना चाहिए कि 2024 में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है टी.एम. कृष्णा को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो, टी.एम. कृष्णा को दिया गया है, सही बात है, परंतु इससे पहले भी हम इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो पढ़ चुके हैं। जो भी हमने अवार्ड पढ़े हैं, चाहे वो अभ्यास सीरीज़ के हो, चाहे वो उत्तीर्ण सीरीज़ के हो, या कोई और अवार्ड हमने पढ़े हैं, उनको रिवाइज करते हैं। हमने एक अवार्ड पढ़ा था कि क्रिकेटर के बारे में पढ़ा था कि पॉवर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है। तो वो विराट कोहली को जो है वो मिला है। वो अवार्ड हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये प्यारे लाल शर्मा को जो है वो दिया गया है। ये अवार्ड हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था ग्रामी अवार्ड 2024 का कि इसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जो है वो कौन सी रही है। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जो है वो शक्ति रही है। शक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। हमने सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था 60 यानी कि 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसको जो था वो दिया गया था। हमने इससे पहले जो है वो नृत्य कलानिधि अवार्ड भी पढ़ा था। नृत्य कलानिधि अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। वो नृत्य कलानिधि अवार्ड था, वो भी आपने नोट करना है। और ये जो अवार्ड अभी दिया गया है ना, संगीता कलानिधि अवार्ड, ये किसके द्वारा दिया गया है? कौन सी एकेडमी के द्वारा दिया गया है? तो ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा जो है वो दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है, मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं क्या यहाँ पर? बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन WPL 2024। वुमेन प्रीमियर लीग की बात हो रही है, WPL 2024 की। अगर हम बात करें WPL, तो ये सेकंड एडिशन ही था WPL का भी। और WPL विनर की अगर हम बात करें कि 2024 में इसका विनर कौन रहा, तो वो रहा RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है वो इसका जो है वो विजेता रहा, परंतु इन्होंने हराया किसको वो भी तो पता होना चाहिए। देखो, WPL में जो है वो महिलाओं का ये मैच होता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो टीम है वो जो है वो यहाँ पर विनर रही। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स टीम को जो है वो हराया। दिल्ली कैपिटन टीम को इन्होंने हराया और ये जो है वो विजेता यहाँ पर बने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये मैच हुआ कहाँ पर। तो ये अरुण जेटली स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर जो है ये मैच हुआ। तो स्टेडियम का नाम ध्यान रखना है, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली मंत्री हुआ करते थे पहले। और देखो, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले देखो, एक बार ही अभी तक ये इवेंट हुआ है जो महिलाओं का प्रीमियर लीग है, वुमेन प्रीमियर लीग है। तो 2023 में इसका विनर जो था वो कौन रहा था? 2023 में अगर हम विनर की बात करें कि 2023 में WPL का विनर टीम कौन थी, तो वो थी मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस टीम जो था वो विनर रही थी। और उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने भी दिल्ली कैपिटल्स को ही उस टाइम जो था वो हराया था। अभी देखो, IPL भी जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। चलो, IPL स्टार्ट हो गए हैं वो सही बात है, परंतु हम बात करते हैं कि इससे पहले जो 2023 में IPL हुए थे उसमें जो है वो कौन सी टीम जो था वो विनर रही थी। तो 2023 के IPL में जो था वो कौन सी टीम विनर थी? CSK, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स भी कहते हैं, ये टीम जो था वो विनर थी 2023 के IPL में। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट मैचेस के बारे में आप ध्यान रखें, IPL के बारे में जो पता चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं ये जो टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में जो है वो होती है। देखो, इंडिया इसको करता है, इंडिया इसको USA के साथ जो है वो करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 2024 में जो है वो ही, इसीलिए ये चर्चा में आई थी। अब इंडिया और US के बीच में जो है वो होती है। ये जो है वो एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। और इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें कि इसका जो हार्बर फेस होगा एक्सरसाइज का वो कहाँ पर होगा, वो विशाखापट्टनम में होगा। और 18 से 25 मार्च के बीच में जो है वो होगा विशाखापट्टनम में। ये भी आपने ध्यान रखना है। और
इंडिया और यूएस के बीच में और भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज जो हैं वो होती हैं। वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए। एक तो देखो टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज हो गई, एक वज्र प्रहार एक्सरसाइज हो गई, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में जो है वो होती है। एक युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होती है, ये भी इंडिया और यूएस की आर्मी के बीच में जो है वो होती है। अब अलग अलग एक्सरसाइजेज जो अभी तक हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो हैं पढ़ चुके हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सारा हम रिवाइज करते हैं। क्योंकि देखो रिवीजन अभी जो देखो नया पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम को 10-15 दिन बच गए हैं, तो नया पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो चीज़ें पढ़ रखी हैं ना वही रिवाइज हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज की बात हो रही है तो देखो एक्सरसाइज में शक्ति एक्सरसाइज होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज होती है, इंडिया और जापान के बीच में होती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में हमने पढ़ी थी। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, नाम ध्यान रखना, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। एक संप्रीति एक्सरसाइज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। और एक कॉर्पेट एक्सरसाइज होती है, कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है वो होती है। चाइना के साथ इंडिया हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो करता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में आपने जान लिया, जो एक्सरसाइज अभी हुई वो आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं यहाँ पर लियो वराडकर रिसेंटली स्टेपिंग डाउन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि लियो वराडकर के द्वारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर पद से जो है वो रिज़ाइन दे दिया गया है। अब रिज़ाइन दिया गया है तो ये कौन से कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर थे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आयरलैंड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आयरलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर थे लियो वराडकर। इन्होंने जो है वो अभी देखो अनएक्सपेक्टली ही जो है वो रिज़ाइन किया है, तो इम्पॉर्टेंट हो गया इनके बारे में क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अभी तक जो हमने पढ़ रखी हैं तो वो कौन कौन सी हैं। देखो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे शहबाज शरीफ, उनका नाम हमने पढ़ रखा है, तो एक उनका नाम आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा था कि गैब्रियल अटल जो है वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो गैब्रियल अटल जो है वो कौन सी कंट्री के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो फ्रांस कंट्री के जो है वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। और डोनाल्ड टस्क हमने पढ़े थे कि डोनाल्ड टस्क जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो वो कौन सी कंट्री के हैं, वो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बनाए गए हैं, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। हमने क्रिस्टोफर लग्जन के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टोफर लग्जन जो था वो उस टाइम न्यूजीलैंड के जो था वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। तो हमने बहुत सारे प्रेसिडेंट अभी तक पढ़ रखे हैं, वो हमने रिवाइज कर लिए। हमने बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर हमने पढ़ रखे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो हमने रिवाइज कर लिए और उनके नाम आपने एक बार ज़रूर नोट करने हैं। हो सके तो अलग ही पेज पर नोट कर लेना, किसने रिज़ाइन किया, किसने ज्वाइन किया, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। देखो अभी ना सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आ रहे हैं ना वो ये आ रहे हैं कि अभी हम क्या करें, एग्ज़ाम से पहले हम क्या करें, बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है पेपर 1 के लिए। देखो मैं तो ये कहूँगा कि जितना आपने पढ़ रखा है ना चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ रखी हैं उन सभी को बार बार रिवाइज़ करो। देखो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप दिन रात नई नई किताबें लेकर बैठ जाओ, सिलेबस कभी ख़त्म होगा ही नहीं, परंतु जितना पढ़ा है ना अगर उतना भी आपने याद रख लिया और वही एग्ज़ाम में आ गया ना तो एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको और भी स्ट्रेटजी के साथ काम करना है तो टेस्ट सीरीज़ आपके पास है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या कमियां हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर काम कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है या फिर कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो टेस्ट सीरीज़ इसलिए प्रैक्टिस कर सकते हैं आप क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी रिवीजन में, वहाँ से आपकी कमियां पता चल जाएंगी। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सफिशिएंट टाइम है आपके पास इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने का। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली वेयर वाज द 4th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में जो है वो 4था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का जो स्टार्टअप फोरम हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं SCO के बारे में तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, एक रिवीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर।
देखो इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान ने भी इसको जो है ज्वाइन कर लिया है। अब तो ये 9 मेंबर जो हैं वो इसमें आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एससीओ की स्थापना जो था वो कब हुई थी, वो भी पता होना चाहिए कि आपको एससीओ की जो था वो स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। एससीओ की स्थापना 2001 में जो था वो हुई थी, 2001 में हुई थी। और इंडिया ने इसको कब जो है वो ज्वाइन किया था, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसको जो था वो बाद में ज्वाइन किया था। जब 2001 में स्थापना हुई थी तो इंडिया इसका मेंबर नहीं था। 2017 में फुल मेंबर जो था वो इसका इंडिया जो था वो बन गया था। अस्ताना समिट उस टाइम हुई थी, अस्ताना जगह का नाम है जहाँ पर ये समिट जो था वो हुई थी। और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में जो है वो स्थित है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एससीओ के बारे में पता चल गया, इसके मेंबर पता चल गए, इसका हेडक्वार्टर पता चल गया, स्थापना कब हुई थी वो पता चल गया। और इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत अब होगा ही नहीं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की आई, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा। मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी टेलीग्राम पर डाली थी इसकी, तो परंतु अभी डिटेल से जान लेते हैं एक बार फिर से, अगर वो भी नहीं देखी थी। अब देखो इसमें भारत का 126 रैंक जो है वो रहा है, 126वां रैंक जो है वो रहा भारत का यहाँ पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर हम डिटेल से बात करें तो ये प्रतिवर्ष जो है वो निकाली जाती है, और इसको निकालता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो है वो इसको निकालता है। 2024 में ये रिपोर्ट निकाली गई, तो इसमें पता चला कि भारत का एक स्थान जो है वो 126वां स्थान जो है वो भारत का इसमें है। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट जो है वो कौन सी, या फिर हैप्पीएस्ट कंट्रीज जो है वो कौन सी आती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री इसमें फिनलैंड कंट्री जो है वो आती है, जो पहले नंबर पर जो है वो रही है। और फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क, फिर उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, आइसलैंड आता है, स्वीडन आता है, और इजराइल आता है, नीदरलैंड आता है। ये सारी जो है वो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो हैं। और अगर हम बात करते हैं कि बॉटम में कौन सा आता है, तो बॉटम में देखो अफगानिस्तान जो है वो बॉटम सबसे नीचे स्थान पर जो है देखने को मिलता है। टोटल कितनी कंट्रीज थी इसमें जो लिस्ट निकाली गई, आउट ऑफ 143 कंट्रीज इंडिया का रैंक जो है वो 126 जो है वो रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी जो है वो मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, ये 20 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। जब ये डे मनाया गया तो 20 मार्च को जो है ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसमें अगर बात की जाए जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनका क्या हाल है, देखो इंडिया के पड़ोसी देशों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो चाइना का पता होना चाहिए। चाइना का 60th यानी कि 60वां रैंक रहा है, नेपाल का 93 रैंक रहा है, पाकिस्तान का 108वां रैंक रहा है, म्यांमार का 118वां रैंक रहा है, श्रीलंका का 128वां रैंक रहा है, और बांग्लादेश का 129वां रैंक जो है वो रहा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चाइना का 60 रैंक है, नेपाल का 93, पाकिस्तान का 108, म्यांमार का 118 है, श्रीलंका का 128 है, और बांग्लादेश का 129 है। तो ये रैंक आपने ध्यान रखना है, इंडिया का भी ध्यान रखना है, टॉप रैंक ध्यान रखना है, बॉटम रैंक ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो बोलते हैं कि 2023 में जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई, इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है वो कौन सी है। अगर हम सबसे पॉल्यूटेड सिटी की बात करते हैं तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी इसमें देखा गया कि अपनी जो न्यू दिल्ली है ना, कैपिटल सिटी की हम बात कर रहे हैं, राजधानी की, तो वो न्यू दिल्ली जो है वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है वो आई। अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बनते हैं यहाँ पर, देखो एक तो ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई 2024 की, इसके बारे में कि ये किसके द्वारा जो है वो निकाली जाती है। ये रिपोर्ट देखो किसके द्वारा निकाली जाती है, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये निकाली जाती है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है एक, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAIR, ये है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAIR। ये जो है वो इस रिपोर्ट को जो है वो निकालती है, और 2023 की रिपोर्ट इसके द्वारा निकाली गई थी। न्यू दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है वो इसमें पाई गई। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इसमें तीसरा रैंक एयर क्वालिटी में जो है वो हासिल किया है। एवरेज जो एनुअल जो यहाँ का PM लेवल है, PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, वो है 54.4
माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपने ध्यान रखना है, 54.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो सबसे ख़राब इनका हाल यहाँ पर रहा है। बिहार का जो बेगूसराय है उसको जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो कहा गया है। और 10 ऑफ दी 11 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में जो है, देखो 11 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से तो 10 तो जो है वो इंडिया की हैं और एक जो है वो मतलब लाहौर ही जो है वो एक आता है। 96% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो PM 2.5 का लेवल जो है ना उसको एक्सीड कर रही है, यानी कि ये PM 2.5 लेवल जो है उनमें ज़्यादा है। बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए, अब एक एक करके हर एक पॉइंट को नोट करना। पहले तो मैंने पूरी कहानी सुना दी, अब पॉइंट नोट कर लीजिए। दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बात करें तो बिहार का बेगूसराय जो है वो उसको मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है और बताया गया है। टोटल 11 पॉल्यूटेड सिटीज़ में जो है वो 10 तो इंडिया की ही हैं, एक बचती है 11वीं, उसमें जो है वो लाहौर जो है वो पाकिस्तान का आ जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन लेवल की बात करते हैं तो वो 54.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो बताया गया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना जो मैंने बताए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट एग्रीड टू इम्प्लीमेंट द PM श्री स्कीम। तो बोलते हैं कि कौन सा स्टेट ऐसा है, किस राज्य सरकार ने जो है वो PM श्री योजना को लागू करने पर सहमति जो है वो जताई है। PM श्री योजना है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब ये कौन सा स्टेट है जिसने PM श्री योजना को इम्प्लीमेंट करने में जो है वो सहमति जताई है, वो स्टेट है तमिलनाडु। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु स्टेट ने जो है वो MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, ये आपने ध्यान रखना है कि ये साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। यहाँ पर PM श्री योजना के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है ये, तो ये है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रख लेनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ MOU साइन हुआ है, तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो MK स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिलनाडु देखो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से कि तमिलनाडु में टोटल लोकसभा की सीट्स जो हैं वो कितनी हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में लोकसभा की सीट्स जो हैं वो कितनी हैं। तो तमिलनाडु में जो है वो 39 सीट्स हैं लोकसभा की, 39 नंबर आपने ध्यान रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत में पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, कौन से शहर में जो है वो किया गया है। अगर हम बात करें कि इंडिया का फर्स्ट जो एक्वेटिक एंड एथलेटिक जो सेंटर है वो इनॉग्रेट किया गया है, वो भुवनेश्वरम में जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। भुवनेश्वरम में कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वरम में जो है ये किया गया है, उड़ीसा में जो है ये पड़ता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा जो है ये किया गया है। इंडिया का फर्स्ट जो इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है या फिर फर्स्ट इंडोर एक्वेटिक सेंटर भी आप इसको कहेंगे, इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन उड़ीसा इन टर्म ऑफ लोकसभा, अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी आती हैं उड़ीसा से, तो उड़ीसा में देखो 21 लोकसभा की सीट्स जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। 21 लोकसभा की सीट्स वहाँ पर हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैच करने को आ सकता है, अलग अलग स्टेट दे दिए, मैच करने को आ जाएगा कि स्टेट में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं। एटलीस्ट पढ़ा होगा ना, तो क्या होगा, पढ़ा होगा तो आपको भूलेगा नहीं और एग्ज़ाम में चीज़ें याद तो आ जाएंगी, परंतु पढ़ा ही नहीं होगा तो ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और सही तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। हम बात करते हैं लोकसभा की बात हो रही है, तो पिछले कल हमने जाना था कि कौन से नंबर के लोकसभा के इलेक्शन जो है वो इस बार होने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले कल पढ़ा था, तो हमने 18th लोकसभा पढ़ा था। 18वीं लोकसभा के इलेक्शन जो है वो अभी इस बार 2024 में जो है वो होंगे 18वीं लोकसभा के लिए। गिरिराज पत्रिका में पिछले कल हमने ये पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। तो बोलते हैं कि विश्व जल दिवस 2024 में मनाया गया। अब इस विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई थी। हम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे मनाया कब जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। अभी मनाया गया 22 मार्च को, और इस 22 मार्च को जब मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी वाटर फॉर पीस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पूरी थीम देखेंगे इसकी हम कि पूरी थीम क्या रखी गई थी।
पूरी थीम थी लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ये थीम जो था वो इसकी रखी गई थी। अच्छा, ये जो वर्ल्ड वाटर डे है ना, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते, पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। देखो, ये जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया ना, ये 1993 से जो है वो मनाया जा रहा है। कब से? 1993 से जो है ये मनाया जा रहा है, और 2024 में जो है वो 31st वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया गया। हम ना हमेशा बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है ना वो किसकी बात करता है? वो बात करता है वाटर एंड सैनिटाइजेशन की। तो वाटर एंड सैनिटाइजेशन कौन से गोल में आता है? तो ये आता है गोल नंबर 6 में। ये आप यहाँ से नोट करना है। ये डे 1993 से मनाया जा रहा है, वो आपने ध्यान रखना है। इसकी थीम ध्यान रखनी है। कब ये मनाया जाता है वो आपने ध्यान रखना है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, जैसे कि 22 मई को जो है वो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अर्थ डे। वो भी आपने ध्यान रखना है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। अच्छा, क्या उत्तीर्ण सीरीज में हम पहले कोई इंपॉर्टेंट थीम जो है वो पढ़ चुके हैं? इंपॉर्टेंट डे की थीम देखो, हम पढ़ चुके हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे की थीम, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल थीम इसकी रखी गई थी। हम थीम पढ़ चुके हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन जो चलाया गया है, उसकी क्या थीम रखी गई थी? नारी शक्ति से जल शक्ति थीम जो था वो उसकी रखी गई थी। लास्ट एडिशन में ही ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हम थीम किसकी पढ़ चुके हैं? हम थीम पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे 2024 में जो मनाया गया, उसकी थीम हम पढ़ चुके हैं। उसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। अब ये इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है ये आप बताएंगे कमेंट करके। ये भी हमने पढ़ा है वैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो कब मनाया जाता है। हमने नेशनल साइंस डे पढ़ा था, उत्तीर्ण सीरीज में ही नेशनल साइंस डे पढ़ा है। नेशनल साइंस डे की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ये 2024 में जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। हमने वर्ल्ड पल्सिस डे भी पढ़ा था। वर्ल्ड पल्सिस डे 2024 का जब मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी पल्सिस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये पल्सिस डे जो है वो कब मनाया जाता है वो पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड पल्सिस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो अगर हम 2024 में बात करें ना कि ये वर्ल्ड पल्सिस डे कब मनाया गया, तो ये 10 फरवरी को जो था वो मनाया गया। 10 फरवरी को ये मनाया जाता है। हमने वर्ल्ड कैंसर डे पढ़ा था। वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। और ये वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है? आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो मनाया जाता है फरवरी महीने की 4 तारीख को जो है ये मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैंने बहुत सारे डेज उत्तीर्ण सीरीज़ के ही रिवाइज करवाए आपको। थीम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, परंतु मैंने उत्तीर्ण सीरीज़ की सारी थीम्स आपको रिवाइज करवा दी ताकि एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। दूसरी बात आपने देखो क्या ध्यान रखनी है, अगर आप अलाइड सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो अलाइड सर्विसेज के लिए बहुत ही सफिशिएंट टाइम है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन आपके लिए है। ये एक बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ वॉन द 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट इन मुंबई। तो बोलते हैं कि 71st जो मिस वर्ल्ड पीजेंट हुआ ना, उसकी विनर कौन रही? तो विनर का नाम आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। जो लास्ट एडिशन थी ना उत्तीर्ण सीरीज़ की, 47 नंबर की एडिशन उत्तीर्ण सीरीज़ की, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। कमेंट करके बता दीजिए 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट कौन रही हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।